Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे अपना लेक्चर आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ना। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है तो यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगता है एयर पे, और यहाँ प्रेशर लो होता है तो यहाँ लो प्रेशर रखता है तो यहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है ना, जिस वजह से एक नेट फोर्स लग जाता है फ्रॉम हाई टू लो, और उस वजह से जो एयर है वो मूव करती है, राइट। हमने ये पढ़ा था। आज हम देखते हैं, आज हम थोड़ा और ड्वेल इन करते हैं, थोड़े और कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से ही हम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रेशर, और हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि कैसे एटमॉस्फेयर में जब हम नीचे से हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर्स हमने देखा था ना, एक स्टैक ऑफ बुक्स था। एक स्टैक ऑफ बुक्स पे हमने ये देखा था कि जो लोअर स्टैक है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा ऊपर वाली लेयर्स की वजह से, है ना। उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे थे। और फिर हम जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर वाले जो स्टैक हैं वो कम हो जाएंगे, और उसके कम होने की वजह से ऊपर जैसे हम एल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाएंगे वैसे फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। हमने ये पढ़ा था। तो अब हम इसी में देखते हैं और आगे कि देखो, हमने ये बात किया कि जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाएंगे, करेक्ट, हम हाइट के साथ जैसे ऊपर जाएंगे वैसे हमारा प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ठीक है, ये डिक्रीज़ करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले जो फोर्स, ये जो प्रेशर में चेंज आएगा ना, यहाँ पे नीचे रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और ऊपर रहेंगे तो कम फोर्स लगेगा, है ना। तो ये जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा ना, इसको हम बोल देते हैं वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ठीक है, जो हाइट की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, है ना, विद हाइट, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ये सेम चीज़ हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है कि मान लो एक पर्टिकुलर सी लेवल पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे, मान लो अपना ये सी बेड है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर हाइट हाइट पे ऐसा सी लेवल है, ठीक है। तो अब ऐसे भी तो वेरी कर सकता है ना, हॉरिजॉन्टली भी वेरी कर सकता है सेम हाइट पे। मान लो ये 2 किलोमीटर ऊपर है सरफेस से, ठीक है। तो ऐसे भी वेरी कर सकता है प्रेशर, है ना। यहाँ पे हो सकता है अलग प्रेशर हो, यहाँ पे हो सकता है अलग हो, यहाँ पे हो सकता है अलग हो। तो उसकी वजह से भी एक फोर्स आएगा, है ना, ऐसे करके। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। एक तो था जो हाइट की वजह से आ रहा था ऐसे, एक तो था जो हाइट की वजह से आ रहा था, इसको हमने बोला वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। और एक था जो सेम हाइट पे, मतलब सेम सी लेवल पे अक्रॉस द पॉइंट्स प्रेशर चेंज हो रहा है, उसको हमने बोला क्या, उसको हमने बोला हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ समझ में आ गई, ये ऐसे होता है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये सेम सी लेवल पे है और ये हाइट के साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी तक इतना सब समझ में आ गया, ग्रेट। अब क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ना, और ये जो वर्टिकल वाला होता है, ये वर्टिकल वाला बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अब हमें पता है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से वर्टिकली एक फ़ोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और हमको ये भी पता है, और दूसरा कौन सा फोर्स लगता है वर्टिकल में, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी तो लगता है, तभी तो हम ज़मीन पर टिके हुए हैं, क्योंकि ग्रेविटी लगती है, राइट। हमें पता है ग्रेविटी लगती है। तो क्या होता है कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ना, इसको ग्रेविटी कर देता है बैलेंस। बैलेंस मतलब जितना वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है उतना ही ग्रेविटी लग जाता है। तो अब हमको ये वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट की चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमको वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम बस इस पे कंसंट्रेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट पे अभी के लिए, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये जी से बैलेंस हो जाता है, करेक्ट। और बचेगा बस कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, ये बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये हम मैंने बता दिया कि ये कैलकुलेट कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे
ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे हम आइसोबार्स बनाते हैं। आइसोबार्स तो पता है ना, जो सेम प्रेशर वाले जो लाइंस होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, ये हम बनाते हैं और ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे ना उतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मान लो मतलब ये अगर 10 बार है और यहाँ पे ऊपर गए तो बड़ा है, ये 15 है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर ये एक कोई क्लोज पॉइंट आ गया, ठीक है, तो मतलब जो प्रेशर होगा इसका वो डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब 10 है तो ये 2 होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो जितने पास में ये लाइंस होती हैं, ठीक है, आइसोबार्स की, उतना ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है इनके बीच में। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, जितना जनरली हमको ये लगता है कि जितना दूर होगा उतना ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता। जितना पास ये आइसोबार्स लाइंस होती हैं, जितना पास होती हैं उतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस होता है, उतना ज़्यादा उन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे आइसोबार्स हम बना देते हैं सेम सी लेवल पे। ठीक है, सेम सी लेवल पे हम कैसे आइसोबार्स बना देते हैं और फिर हम उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, उससे आता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जनरली हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि अर्थ में जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के रीजन्स है ना, उसको हम एक बार नेम कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि है इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर पे जनरली प्रेशर होता है लो, उसको हम इक्वेटर पे बोलते हैं कि इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर बेल्ट। ये मैं बताऊंगा क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि सन का रेज डायरेक्ट पड़ता है यहाँ पे। हमने देखा था कि जब सन जो है वो एयर को हीटअप कर देता है तो एयर के पास एनर्जी आ जाती है, वो ऊपर चली जाती है। वो ऊपर चली जाती है तो इस पर नीचे फोर्स लगाने वाला कोई, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रहा होता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, है ना। क्योंकि जितना प्रेशर एयर लगा रही थी, अब एयर तो ऊपर चली गई, तो इसके ऊपर प्रेशर लगाने वाला कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर। ऐसे ही था। ठीक है, तो इक्वेटर पे होता है लो प्रेशर। उसको इक्वेटर वाली बेल्ट को, जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली, 0 डिग्री वाली, सॉरी, 0 डिग्री लैटीट्यूड वाली बेल्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम्स। इसको याद रख लेना, डोल्ड्रम्स किसको बोलते हैं, जो इक्वेटर वाली लाइन है, जो 0 डिग्री पे लो प्रेशर बेल्ट है, उसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। ठीक है, उसके अब हम ऊपर जाते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये जो वाली रीजन है ये होता है हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है हाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये भी हम देखेंगे इसको हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, कौन सा, हाई प्रेशर वाला बेल्ट जो होता है उसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये रीजन बहुत ही काम होता है। और जनरली जब पहले ट्रेडर्स जो होते थे वो जब यहाँ से यहाँ जाते थे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे उनका जो बोट है वो बहुत स्टॉल हो जाता था। तो बोट को मूव करने के लिए वो अपने साथ जब पहले घोड़े लेके चलते थे तो उनको वो ना सी में फेंक देते थे, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड्स। कौन सा, हाई हाई प्रेशर वाला रीजन 30 डिग्री वाला, और यहाँ पे भी जो 30 डिग्री वाला है दैट इज़ हाई प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री वाला है इसको क्या हम क्या बोल रहे थे, डोल्ड्रम्स। तो ये लो, ये हाई, फिर आएगा लो, टेम्परेट जोन, जिसको 60 डिग्री बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये भी लो है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट लो, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे। ठीक है, और उसके बाद पोलर रीजन आएंगे जो कि हाई प्रेशर होंगे अगेन। ठीक है, तो देखो अब जहाँ देखो, ऐसे इसको याद कैसे कर सकते हो, उसको 2-3 तरीके हैं याद करने के। इक्वेटर से स्टार्ट करो, अल्टरनेट होता है लो हाई लो हाई। ठीक है, एक तो ये याद ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको ये मालूम है कि भाई इक्वेटर पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो प्रेशर तो लो ही होगा। ठीक है, तो लो यहाँ पे होगा। अब दूसरा आपको मालूम है कि पोल्स पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है, तो एयर क्या होगी, एयर कोल्ड होगी। और कोल्ड एयर की वजह से क्या आता है, कोल्ड एयर की वजह से आता है हाई प्रेशर, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि इक्वेटर पे लो है, पोल्स पे हाई है, और अल्टरनेट चलता है तो लो हाई, इस टाइप से। ठीक है, 4 चीज़ें हैं, 0, 30, 60 एंड देन अगेन 90। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेटर वाले को बोलते हैं डोल्ड्रम्स, सब ट्रॉपिकल हाई वाले को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। ठीक है, फिर टेम्परेट लो आता है और फिर पोलर हाई आता है, ये याद रखना। ठीक है, मैंने बताया कि आपको हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो आइसोबार्स जो थे, आइसोबार्स क्या थे, सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स
जो हैं वहाँ पे प्रेशर अगर सेम है और उसको लाइन हम कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। जैसे हमने आइसोथर्म्स बोले थे ना, आइसोथर्म्स क्या थे, दो पॉइंट जिनका टेम्परेचर सेम है उसको कनेक्ट करने वाले थे आइसोथर्म्स, वैसे ही आइसोबार्स होते हैं, दो सेम प्रेशर को कनेक्ट करने वाली लाइंस जो होती हैं वो आइसोबार्स होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये। अब ये बोला कि ये जो बेल्ट्स होती हैं ना, जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, जैसे ये हमने लो की बात करी कि इक्वेटर पे लो है, फिर 30 डिग्री जाएंगे तो 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बेल्ट है। ये जो बेल्ट है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, समझ में आ रहा है। ये जो लो प्रेशर, ये जो लो प्रेशर वाली बेल्ट है कि लो प्रेशर 0 पे है, फिर हाई प्रेशर 30 पे है, फिर लो 60 पे है, फिर हाई पोलर पोल्स पे है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये सन की मूवमेंट से चेंज करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे हमने आइडियल केस माना है कि सन जो है वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बट सन तो मूव भी करता है ना, सन यहाँ तक जाता है 23 पॉइंट समथिंग तक जाता है ये, है ना, यहाँ तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो जब ये यहाँ जाएगा तो सन की रेस तो ओवरहेड कहाँ पे पड़ेंगी, 23.5 डिग्री सेल्सियस पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड पड़ेंगी, तो लो प्रेशर तो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सही चीज़ है, लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो ये बेल्ट्स हैं ये कांस्टेंट नहीं होती हैं, ये मूव करती रहती हैं। और ये कैसे मूव करती हैं, वो ऐसे मूव करती हैं कि जैसे जैसे सन नॉर्थ में मूव करता है, ठीक है, जैसे जैसे सन नॉर्थ में मूव करता है वैसे वैसे ये बेल्ट्स जो हैं वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती हैं। समझ में आ रहा है क्यों होती है नॉर्थवर्ड शिफ्ट, क्योंकि देखो, क्योंकि मान लो आइडियल कंडीशन है कि, पीछे जाओ, पीछे चलते हैं, मान लो ये 0 डिग्री है। ठीक है, आइडियल कंडीशन है कि सन यहाँ पर है हमारा। ठीक है, सन इधर है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे लो हुआ, फिर यहाँ पे हाई हुआ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, मान लो ये 0 डिग्री पे जो प्रेशर है, लो प्रेशर में लेट से 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा और ऊपर गए हम, ठीक है, थोड़ा और ऊपर गए तो लेट से ये हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि सन ऊपर चला गया। ठीक है, सन ऊपर चला गया, मान लो सन इधर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया, हाइट में ऊपर चला गया, इधर चला गया, तो क्या होगा, सन की रेज डायरेक्ट इधर पड़ेंगी। करेक्ट, तो अब ये जो 10 है, जो पहले हाई, जब ये ज़्यादा प्रेशर था, अब ये सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है तो विंड और गर्म हो जाएगी तो और ऊपर जाएगी, तो ये प्रेशर और कम हो जाएगा। लेट से ये 10 जो है वो 2 हो गया इधर। ठीक है, ये 2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेइंग, ये 10 से कम होकर 2 हो गया। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला था ये लेट से 15 था, तो ये भी कम होगा, ये 15 से लेट से हो गया 10 हो गया। तो अभी हुआ क्या, ये जो लो प्रेशर बेल्ट था ये हो गया कहाँ शिफ्ट, ऊपर शिफ्ट हो गया। पहले जो ये जो 2 था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, ये 10 है ये और ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो बेल्ट्स है वो कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, ये सारी बेल्ट्स जो हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। करेक्ट, वो यही बोल रहा है। और जस्ट इसका उल्टा कहाँ हो जाएगा, साउथ में। ठीक है, तो दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, दे ऑसिलेट विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जैसे सन नॉर्थ मूव करेगा तो ये प्रेशर बेल्ट्स भी नॉर्थ मूव करेंगी, जैसे सन के साथ मूव करती हैं बस। ठीक है, in the northern hemisphere in winter they move southwards and in the summer northwards। ठीक है, अगर समर होगी, समर में क्या होता है, समर में यही होता है ना कि जो सन है वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सन साउथ की तरफ जाता है ना, विंटर्स में सन साउथ की तरफ जाता है ना, तो जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो कहाँ शिफ्ट होंगी, वो साउथ की तरफ शिफ्ट होंगी। करेक्ट, तो यही बोल रहा है। ठीक है, कि विंटर्स में वो साउथवर्ड शिफ्ट होती हैं और समर्स में वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये जनवरी का दिखेगा, ये विंटर है। ठीक है, ये जुलाई में समर्स रहती हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो जब ये समर्स रहती हैं तो ये ये देखो प्रेशर बेल्ट जो हैं ये सारी ऊपर शिफ्ट कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें पता नहीं चलेगा इतना वो इस पे क्या बोलते हैं, ड्वेलिंग करने वाली चीज़ नहीं है, बस इसमें बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो, जैसे मैंने सिंपल आपको कंसेप्ट बताया कि प्रेशर बेल्ट जो पहले 2 था वो ऊपर चला गया, है ना, अब उसी टाइप से होता है, सन जैसे ही ऊपर मूव करता है वैसे वो नॉर्थ वर्ड शिफ्ट करती हैं समर्स में। ठीक है, जहाँ सन मूव करेगा वहाँ लो प्रेशर बेल्ट जाएगी। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि कंसेप्ट बेसिक ये है कि जो सन हीटअप करेगा विंड को, विंड ऊपर राइज करेगी तो उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो विंड का वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज करते हैं।
अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था कि हमने पिछले पिछले स्लाइड में हम पीछे ये पढ़ रहे थे कि विंड मूव क्यों करती है। विंड मूव इसलिए करती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है ना। एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है, तो विंड हाई टू लो मूव करती है। हमने मूवमेंट का तो देख लिया था ये कि भाई मूवमेंट ऐसे होता है हाई टू लो। अब मेरे को ये बताओ कि मान लो दो कंडीशन है। एक ये है, ठीक है, कि एक जगह जो हाई प्रेशर ग्रेडियंट है वो 10 से, या हाई प्रेशर 10 है और यहाँ 2 है, ठीक है। एक ये है और एक कंडीशन ये है जिसमें लेट से ये 15 है और लो प्रेशर 2 है, ठीक है। तो विंड विंड में ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, किस केस में लगेगा? इधर इधर प्रेशर डिफरेंस 8 का है सिर्फ, इधर फोर्स 8 ही लगेगा। इधर कितने का है? इधर 13 का है, ठीक है। तो इधर फोर्स क्या लगेगा? इधर फोर्स 13 लगेगा। और जहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा वहाँ विंड ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में विंड ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है। करेक्ट, बस यही है। एक तो ये हो गया चीज़ कि भाई वेलोसिटी ऑफ विंड कैसे अफेक्ट होगी, कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसा है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी। करेक्ट। मान लो ये विंड है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये विंड है, ये जो टेबल है वो विंड है, और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना इधर से, ये है लो प्रेशर, और यहाँ से जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो हाई प्रेशर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना तेज़ी से ये मूव करेगा, है ना। वही चीज़ बोल रहा है, जितना ज़्यादा ये प्रेशर ग्रेडियंट होगा, जितना ज़्यादा ये प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना तेज़ी से विंड मूव करेगा। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, कोइंसिडेंटली ये है कि हाँ, जो विंड होती है वो भी फ्रिक्शन फेस करती है, क्योंकि विंड सरफेस पे भी तो मूव करती है ना। तो जब ज़मीन से टकरा के विंड मूव करेगी तो उस पर भी फ्रिक्शन लगता है, देखेंगे अभी हम आगे। बट कुल मिला के अभी ये वाला कंसेप्ट समझो कि जैसे मान लो ये टेबल है, तो टेबल को आपको अगर घिसकाना है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। करेक्ट, तभी वो लो प्रेशर जो आपका फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर पाएगी, है ना। फिर अभी क्या होगा, वैसे ही विंड भी है, ठीक है। विंड भी हाई प्रेशर, जहाँ प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा है, एक तो ये हो गया। अब विंड का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? अब जैसे मान लो कि यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो क्या विंड सीधा सीधा ट्रैवल करती है? नहीं, सीधा सीधा ट्रैवल नहीं करती। विंड हमेशा ना डिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करती है। कभी आपने देखा कि विंड सीधा सीधा आ रही हो इधर? सीधा सीधा कभी नहीं आती है, हमेशा ही विंड जो है वो डिफ्लेक्ट करती रहती है। अब जो विंड है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है, डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज कैसे होता है? तो वो एक फोर्स की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? देखो, अब देखो क्या होता है कि एक बात अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ तो ऐसे है, ठीक है, और अर्थ रोटेट भी कैसे कर रही है? अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। करेक्ट। तो अर्थ जो है, इक्वेटर मान लो, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये ऐसे इक्वेटर है और ये पोल्स है अपने, ठीक है। तो क्या होता है कि अर्थ का रोटेशन स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट चीज़, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये समझो कि यहाँ पे जो पॉइंट है, जो इक्वेटर पे पॉइंट है, ठीक है, वो पूरा इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। उसको पूरा इतना कवर करना है डिस्टेंस। अगर मैं यही चीज़ ऊपर से देखूँ, अगर मैं यही चीज़ ऊपर से देखूँ, तो जो इक्वेटर वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको पूरा सरकमफेरेंस कवर करना पड़ेगा। करेक्ट। पर जो पोल पे पॉइंट है, जो यहाँ पे पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट है, वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको छोटा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको छोटा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी? वेलोसिटी मतलब स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। वो देखा है ना, जो रिले रेस होता है, जो रेस होता है जब, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे ग्रुप्स बने रहते हैं, ऐसे 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 करके। मान लो सेम बंदे, हर बंदा यहीं से स्टार्ट करे, ऐसे ही स्टार्ट करे, तो भाई ऑब्वियसली इस वाले को ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है यहाँ से यहाँ तक, और इसको कम करना है, तो ये तो आराम से चलेगा तो भी पहुँच जाएगा, है ना।
तो इस वाले का, बाहर वाले का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे ही अर्थ के केस में भी होता है। अर्थ के केस में क्या होता है कि जो इक्वेटर पे स्पीड होता है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो यार, ये जो इक्वेटर पे स्पीड होता है दैट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू एट पोल्स, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो स्पीड है वो देखो ऐसे है 1040 माइल्स पर आवर, और यहाँ पे 0.00 कुछ है। इसको तो यहाँ पे मूव ही नहीं करना पड़ रहा है लगभग, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से क्या होता है, इस रोटेशन डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू द स्पीड ऑफ द रोटेशन, एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स इज अ फोर्स दैट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर एंड एट द पोल्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये चीज़ यहाँ से यहाँ भी वेरी करेगी, समझ रहे हो, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ पे है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जो यहाँ पे होगा उसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा, जो यहाँ पे उसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो स्पीड जो है, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड होता है, मतलब सरकमफेरेंस वाले पॉइंट का, वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कोरियोलिस फोर्स इज़ अ फिजिकल फोर्स, नहीं, ये फिजिकल फोर्स नहीं है, कोई लगा नहीं रहा होता है इसको, इस फोर्स को। दिस फोर्स इज जस्ट कॉज ड्यू टू, ये क्यों लगता है फोर्स? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है वो डिफरेंट है इक्वेटर पे और पोल्स पे, ठीक है। इसी वजह से जो फोर्स लगता है और उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और इसका बस एक ही काम होता है कोरियोलिस फोर्स का, वो ये होता है कि विंड को डिफ्लेक्ट करना। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स के दो तीन चीज़ें ही आपको याद रखने वाली हैं। एक, ये एक कोई फिजिकल फोर्स नहीं है कि कोई लगा नहीं रहा होता, दिस इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स, ठीक है। ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है कि कोई लगा रहा है, दिस इज़ कमिंग ड्यू टू, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो डिफरेंट है इक्वेटर पे और पोल्स पे डिफरेंट है, ठीक है। तो इस जो स्पीड ऑफ रोटेशन ये डिफरेंट है, इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और जो विंड को डिफ्लेक्ट करने वाला फोर्स है वो यही है। तो विंड का डिफ्लेक्शन जो होता है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। अगर कोरियोलिस फोर्स ना हो तो विंड डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अभी हम देखेंगे क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट देखने वाला ये है कि देखो, अभी यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया हमारा, ठीक है। क्योंकि जब सरफेस पे ट्रैवल करती है विंड, तो उस पर क्या लगता है? उस पर लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उस पर लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो विंड जो है वो फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करती है जब वो सरफेस पे ब्लो करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स को थोड़ा आपको और समझाने के लिए कि विंड का डिफ्लेक्शन कैसे होता है, लेट्स सी सम जिफ्स। तो मान लो ये पोल है हमारा, ठीक है, दिस इज़ आवर पोल्स, ये आर्कटिक वाला रीजन और ये हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, और ये अर्थ अपना ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ से कोई बॉल फेंकते हो, आप इक्वेटर से एक बॉल फेंकते हो, यहाँ पे बॉल फेंकते हो, तो क्या वो बॉल सीधा सीधा जाएगा? क्या वो बॉल सीधा सीधा जाएगा? एक यहाँ पे है, यहाँ मान लो ये इक्वेटर है और यहाँ पोल है, आपने इधर बॉल फेंकी, इधर फेंकी बॉल, तो क्या होगा? जनरली क्या होगा कि जब आप यहाँ पे खड़े होकर बॉल को फेंक रहे होगे तो क्या होगा, आपकी भी स्पीड इतनी ही होगी जितनी इक्वेटर पे है, राइट। जितनी इक्वेटर पे रोटेशनल स्पीड है उतनी ही आपकी भी होगी। तो आप जब बॉल फेंकोगे तो बॉल को भी उतनी ही यहाँ पे स्पीड मिलेगी। ऑल्दो आपने फेंका ऊपर, आपने कुछ स्पीड ऊपर इम्पार्ट करी, बट एक उसको और एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी मिल गई ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ वाला। तो बॉल का टेंडेंसी होगा कि वो ऊपर तो जाएगा बट वो ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, वो ऊपर ऐसे जाएगा, इस टाइप से। ये दिख रहा है? इस टाइप से जाएगा। समझ में आ रहा है कि भाई देखो, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब जब आपने ये इधर से इसको फेंका ऊपर, ठीक है, आपने फेंका इधर से था, बट ये रोटेट होते होते ये पॉइंट कहाँ आ गया?
जब अर्थ रोटेट करी तो ये पॉइंट आ गया रोटेट करते करते इधर। आपने फेंका कहाँ से था, अभी देख लेना, फिर से कर लेते हैं। आपने फेंका इधर से था, ठीक है। ये रोटेट करते करते पॉइंट आ गया इधर, क्योंकि एक वेलोसिटी इसको इम्पार्टेड है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि हमने हमने फेंका ऊपर था, ये गया ऊपर ही, ठीक है। ये देखो जा ऊपर ही रहा है, ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो गया। क्यों तिरछा हुआ, हमने फेंका कैसे था, हमने फेंका ऐसे था इसको, हमने फेंका ऐसे, इसको ऐसे था, बट इसके रोटेशन की वजह से इसको एक इधर वाली वेलोसिटी मिल गई, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ना पहुँच के, जस्ट ऊपर ना पहुँच के कहाँ पहुँचा, डिफ्लेक्ट हो गया, इधर पहुँचा। सेम विंड के साथ होता है, विंड भी ऐसे ही चलती है। विंड जब इधर से इधर चलती है तो वो एकदम सीधे नहीं जा पाती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगता है और वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है ऐसे। समझ में आ रहा है। और सेम चीज़ अगर मान लो मैं पोल से फेंकता हूँ, अगर मैं इधर से फेंक रहा हूँ कोई चीज़, अच्छा मैं फेंक इधर के लिए रहा था, बट वो इधर जाएगी नहीं, वो कहाँ गिरेगी, वो इधर गिरेगी। देखो कैसे है, अब मैं इधर से फेंक रहा हूँ कोई चीज़, तो वो यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, ठीक है, बट वो पॉइंट जो है वो पॉइंट इधर तक पहुँच गया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, गया ये सीधे नीचे ही है, ठीक है। अगर आप रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो ये नीचे ही गया है, बट क्या हुआ है, जहाँ जिस पॉइंट पे हमने इंटेंट किया था कि हमें यहाँ फेंकना है, वो यहाँ नहीं गया, वो यहाँ चला गया। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये इस पाथ से इधर डिफ्लेक्ट कर गया, है ना। तो ऐसे ही होता है, विंड जब पोल से चलती है इधर की तरफ तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, जब नीचे से चलती है तो ऐसे डिफ्लेक्ट करती है। समझ में आ रहा है, देखेंगे आगे, ये देखो इस टाइप से। तो विंड क्या होता है, जब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती है, तो हमने देखा जब भी इक्वेटर की तरफ से ऊपर जाएगी, जब यहाँ से ये ऊपर जा रही थी तो ये राइट में डिफ्लेक्ट कर रही थी, ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, है ना। क्योंकि यहाँ का रोटेशन स्पीड ज़्यादा था, यहाँ का कम था, तो नेट एक यहाँ पे फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से, फोर्स क्या लग रहा था, नेट एक कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गई इधर। तो ये याद रखना, जब भी विंड इक्वेटर से कहाँ जाएगी, जब भी विंड इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, नॉर्थवर्ड जाएगी, नॉर्थ में जाएगी, जब भी विंड इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएगी तो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, राइट की तरफ। इट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स राइट। और जब भी वो इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएगी तो क्या होगा, तो इसका जस्ट हो जाएगा उल्टा, लेफ़्ट की तरफ और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से खड़े होकर जब इधर देखोगे तो क्या है, ये आपका लेफ़्ट है ना। तो अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड होती है वो राइट में डिफ्लेक्ट होती है, और जब साउथ जाओगे तो कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, तो डिफ्लेक्ट होगी लेफ़्ट की तरफ। समझ में आ रहा है। अब अब हम देखते हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर की पे ये जो विंड है वो कैसे मूव करती है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो विंड है वो हाई टू लो जाती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से, अगर प्रेशर हाई है तो इसकी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ मूव करने की, ठीक है, बाहर की तरफ मूव करेगी ना ये। जब भी प्रेशर हाई होगा तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी। तो हाई प्रेशर के अराउंड जो विंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ये कैसा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। और जो लो प्रेशर में विंड अंदर घुसती है, क्योंकि विंड तो हाई टू लो जाती है ना, तो अगर ये लो प्रेशर होगा तो विंड अंदर आ रही होगी, तो ये ऐसे अंदर आती है, ये ऐसे अंदर आती है, ऐसे अंदर आती है। तो ये डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना ये थोड़ा गलत बन गया, ऐसे है ये बेसिकली, कि ऐसे घुसेगी अंदर, ठीक है, फिर यहाँ से इधर घुसेगी, है ना, फिर ऐसे इधर से अंदर घुसेगी। तो बेसिकली इस टाइप से रहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से है। अब देखो यही सेम चीज़ मैं बता रहा था ना कि जब इधर से आएगी तो इधर डिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। और इधर से इधर जाओगे तो वो भी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो इस टाइप से डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से जाओगे तो इधर, यहाँ से जाओगे तो उधर। इसका जस्ट उल्टा करोगे तो ये इधर आ जाएगा, और ये इसका जस्ट उल्टा करोगे तो यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मिरर लगा दो, यहाँ पे मिरर लगा दो तो आपको साउथ का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। बस नॉर्थ का याद कर लो, साउथ का ऐसे ही याद हो जाएगा। याद क्या करना है, समझा तो दिया ही है। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब
करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।